बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एथेनॉल। हम इस लेक्चर में एथेनॉल, उसकी फर्मेंटेशन यानी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल, फर्मेंटेशन बाय मोलेसिस, फर्मेंटेशन बाय फ्रॉम मोलेसिस, फर्मेंटेशन फ्रॉम स्टार्च, और फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के लिहाज से, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एथेनॉल, एथेनॉल एथेनॉल को हम ना स्टूडेंट इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल हम ना एथेनॉल को ग्रीन अल्कोहल भी कहते हैं, ग्रीन अल्कोहल। अच्छा, हम इसको ग्रीन अल्कोहल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टार्च ग्रेन। ये स्टार्च ग्रेन उससे हासिल होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। अच्छा, इसका अगर मैं मोलेकुलर फार्मूला लिखूं तो CH3 CH2OH, या स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूं C2H5OH। अच्छा, एक बात मेरी याद रखना, हम एवरीडे लाइफ में जब कहते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल से हमारी मुराद एथेनॉल होता है। यानी एवरीडे लाइफ में हम जो अल्कोहल बोलते हैं ना, अल्कोहल, तो अल्कोहल से मुराद क्या होती है? एथेनॉल। एथेनॉल ही मुराद ली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की लार्ज स्केल प्रेपरेशन। माय डियर स्टूडेंट, एथेनॉल की लार्ज स्केल प्रेपरेशन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब याद रखना, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले 75% एथेनॉल प्रेपरेशन वो फर्मेंटेशन से होती थी। आजकल लेस देन 10% एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग वो फर्मेंटेशन से हो रही है। एथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग के और कई मेथड भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन फर्मेंटेशन अभी भी गालिब वो तरीका है जिससे आप एथेनॉल की प्रेपरेशन करें। हमारे लेक्चर में फर्मेंटेशन ही आज का बुनियादी, जो मेन, जो वाइटल डिस्कशन है, टॉपिक, वो फर्मेंटेशन ही। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फर्मेंटेशन है, ये एक लफ्ज है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन टू बॉयल, फॉरवर्ड मीन टू बॉयल। तो फर्मेंटेशन का जो लफ्जी मतलब फॉरवर्ड, और उसका मतलब क्या है? टू बॉयल। हम फर्मेंटेशन को फॉरवर्ड या टू बॉयल क्यों कहते हैं, ये अभी डिस्कशन के अंदर मैं ये समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस, पहली बात, फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस which occurs in the presence of certain enzyme secreted by microorganisms such as yeast। यानी फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि कुछ एंजाइम्स उसकी मौजूदगी में होता है, एंड दोज एंजाइम सेक्रेटेड बाय डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसमें एक यीस्ट है, तो यीस्ट। अब इसमें जो जो चीजें ना, जरा उनकी तरफ आए। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात तो जिन में बैठा है कि फर्मेंटेशन है क्या। फर्मेंटेशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ना ये जो कन्वर्जन है, इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स। दिस वन इज कॉल्ड बायोकेमिकल कन्वर्जन। अब ना हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम शुगर्स को एंजाइम से कैटालाइज करके एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम एथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना, हमारी जो डिस्कशन होगी दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। माय डियर स्टूडेंट, हमने दूसरी बात क्या की है, ये जो फर्मेंटेशन है, इसमें एंजाइम जो है, दे आर द कैटलिस्ट, दे आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। लफ्ज एंजाइम को देखें,
जाइम। जाइम का लफ्ज जब भी है ना, जाइम, जाइम मीन यीस्ट, यीस्ट, एंजाइम इन यीस्ट। एंजाइम के मीनिंग क्या बने? इन यीस्ट। अब ये यीस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूं स्टूडेंट, यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंगस। ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज द यीस्ट, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंगस। इट ग्रो and reproduce rapidly in suitable condition, and this yeast contain a large number of enzymes। और जिसमें अभी हम पढ़ेंगे, हम इसमें इन्वर्टेज पढ़ेंगे, जाइमेज पढ़ेंगे, माल्टेज पढ़ेंगे, और कई एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आर द कंप्लेक्स प्रोटीन्स, कंप्लेक्स प्रोटीन कंपाउंड्स। तो जो एंजाइम्स है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन यीस्ट, और इसी के नाम से मैंने एंजाइम कहते हैं। एंड दीज एंजाइम कैटालाइज्ड एंड कन्वर्ट द शुगर इनटू एथेनॉल। और हम यही फर्मेंटेशन को पढ़ेंगे। एक और बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो फर्मेंटेशन है ना, दिस वन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहली बात ये ज़हन में रखनी, दिस वन इज एन एनारोबिक प्रोसेस। और तीसरी बात ज़हन में रखनी है, द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। वो जाइम से ही आ रहा है ना, द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। अगली बात, नेसेसरी कंडीशन। फर्मेंटेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है और क्यों? पहली कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन इज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम यील्ड हासिल हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पर मैक्सिमम यील्ड हासिल हो। यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस जिस टेम्परेचर पर फास्टेस्ट होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा देता है, दैट इज कॉल्ड, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 25। मुझे थोड़ा सा इस पे एतराज है, ये वाला ना 25 to 35, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, रेंज है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, वो तो एक सिंगल डिजिट होना चाहिए ना। मतलब हम कहते हैं कि जी, ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जिस पर आप मैक्सिमम यील्ड हासिल करते हैं ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो दिस टेम्परेचर इज एक्चुअली द ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये जो लिखा हुआ है, दिस वन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, रेंज। तो ज्यादातर बुक्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, अगर टेम्परेचर 25 से कम होगा, 25 से कम होगा, तो एंजाइम जो है वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम होती जाएगी, इनएक्टिव होता जाएगा। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता जाएगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर, अब ये याद रखना, एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम जो कि प्रोटीन है वो डीनेचर होते जाते हैं, और डीनेचर होने का मतलब उसकी एक्टिविटी कम होती है। एक बार याद रखना, ये एंड तक याद रखनी है आपने। बायोकेमिस्ट्री की एक बुक है, उसके हर पेज पे ये लिखा हुआ है, नो एंजाइम नो फर्मेंटेशन। एंजाइम नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगी। तो हाई टेम्परेचर, दिस वन डीनेचर द एंजाइम, सो नो एंजाइम। तो टेम्परेचर रेंज ये है, और आपके पास इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम यील्ड हासिल होती है। माय डियर, प्रॉपर एयरेशन, हवा ना ज्यादा हो ना कम हो। अगर एयर मीन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास जो एथेनॉल बनेगा वो मजीद ऑक्सीडाइज होकर एसिटाल्डिहाइड बना देगा। इसका मतलब है आपके पास उतनी ही ऑक्सीजन ना बहुत कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देती है प्रोडक्ट की। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात है। माय डियर स्टूडेंट, ये भी बात याद रखना, अगर आपके पास जो फर्मेंटेबल सॉल्यूशन है, जो फर्मेंटेबल शुगर सॉल्यूशन है, अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंजाइम इनएक्टिव होता है, लिहाजा आपको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा टू एक्टिवेट द एंजाइम। और लास्ट पे वी हैव द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। ये जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, दीज केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड। ये कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं? टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें फर्मेंटेशन में हम यीस्ट को एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। अब अगर आप प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो ये यीस्ट को किल करेंगे, यीस्ट नहीं होगी, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर एंजाइम नहीं होगा तो फर्मेंटेशन नहीं हो सकेगी। लेकिन यह एक बात मेरी याद रखना, वो क्या, जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं ना,
तो अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जरूर डालते हैं। जो फर्मेंटेबल शुगर है ना, उसमें कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन यीस्ट उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। लिहाजा कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हैं, ज्यादा मिकदार में आप यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट, ये 4 थी मेरे पास नेसेसरी कंडीशन टू कैरी आउट द फर्मेंटेशन। हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रॉ मटेरियल यानी वो कौन सा मटेरियल है जिससे फर्मेंटेशन जो है वो की जाए। अब इन पाकिस्तान द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एथेनॉल इज, हम मोलेसिस को लेते हैं, मोलेसिस, हम स्टार्च ग्रेन, इससे अल्कोहल बनाते हैं, और हम फ्रूट जूसेस से, ये मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। ये वो रॉ मटेरियल है जिनकी फर्मेंटेशन से हम एथेनॉल बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में पहली बात आएगी फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस, पहले तो मोलेसिस समझो ना, मोलेसिस होता क्या है, डेफिनेशन क्या लिखी हुई। माय डियर स्टूडेंट, मोलेसिस इज द रेजिड्यू, पहले ये बात सीन में बैठा। मोलेसिस is the residue obtained after the crystallization of sugar। दूसरी बात, जब आप शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, किससे? फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस। आपने कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस लेना है, उससे आप शुगर के क्रिस्टल हासिल करेंगे, फिर उस दौरान जो रेजिड्यू बचेगा, दैट रेजिड्यू इज कॉल्ड मोलेसिस। हम उसको मोलेसिस कहेंगे। मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको मोलेसिस हकीकी तौर पर बताना चाहता हूं होता क्या। माय डियर स्टूडेंट, जरा आप इस देखेंगे, आपके पास ना ये शुगर कैन है, गन्ना शुगर कैन, आप इस शुगर कैन इसके स्मॉल पीसेस बनाते हैं, उन स्मॉल पीसेस को आप अच्छी तरह वॉश करते हैं। अब इन स्मॉल पीसेस को मजीद आप छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। अब इनको आप ये कंप्रेस्ड मशीन उनमें से पास करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हाईली कंप्रेस्ड मशीन जो है, ये इसमें से शुगर कैन जूस उसको अलग कर देती हैं और बाकी बगास वो अलग हो जाता है। इस तरह आपके पास, आपने ये शुगर कैन से, गन्ने से शुगर कैन जूस अलग कर लिया और बाकी आपके पास बगास बचा, फोक बचा। ये अब ये जो आपके पास शुगर कैन जूस है ना, अब इसका कलर देखेंगे ना, ये डार्क ग्रीनिश कलर का होता है, इसमें अलॉट ऑफ इंप्योरिटीज होती है। आप फिर डिफरेंट केमिकल का इस्तेमाल करके आप इसमें से इंप्योरिटीज को अलग करते जाते हैं। अब आपके पास इस कलर में ये आपके पास कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस आ गया। नाउ दिस वन इज द कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस। आप उसको एक ये मशीन जो रिवॉल्व कर रही है, वेरी हाईली रिवॉल्व कर रही है, आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें इस कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस, इसकी क्रिस्टलाइजेशन से शुगर क्रिस्टल अलग करते हैं और बाकी ये आपके पास रेजिड्यू बच जाता है। माय डियर स्टूडेंट, दिस रेजिड्यू इज कॉल्ड मोलेसिस। अब अगर आप इसको देखेंगे ना, दिस वन इज अ रिच एंड चीप सोर्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। अगर आप इसका कलर दे, इट हैज अ डार्क थिक सीरपी मटीरियल, or it should be kept in mind, it contains 60% fermentable sugar। इसमें मोलेसिस में 60% फर्मेंटेबल शुगर है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह, इसमें 60%। अब दिस वन इज द मोलेसिस। अब मोलेसिस अंडरगो फर्मेंटेशन। अब आप मोलेसिस की फर्मेंटेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की मौजूदगी में, एंड दोज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन यीस्ट, और इसके नतीजे में आपके पास एथेनॉल हासिल होगा। अब इक्वेशन देख लें। इक्वेशन में ये मेरे पास C12H22O11, दिस वन इज कॉल्ड मोलेसिस। ये मोलेसिस है। आपने काम क्या करना है, इसमें वाटर को ऐड करना है। मैंने भी आपसे कहा था कि ये जो मोलेसिस है ना, इट कंटेन 60% फर्मेंटेबल शुगर। दिस वन इज हाईली कंसंट्रेटेड। अब इसमें एज सच तो आप इसको बतौर फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड और इसमें एंजाइम इनएक्टिव होगा। आप क्या करते,
आप इसकी डाइल्यूशन करते हैं बाय एडिंग द वाटर। याद रखना, उस डाइल्यूशन के दौरान आप 5 वॉल्यूम वाटर यूज करते हैं अगेंस्ट 1 वॉल्यूम ऑफ मोलेसेस। इस तरह ये आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, इट कंटेन्स 8 to 10% शुगर। अब ये इतनी कंसंट्रेशन होती है जिसमें जो आपके पास एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने इसके अंदर वाटर को ऐड किया और इसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। हमने अभी कहा ना कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन, तो हमने इसका बनाया। अब ये आप जो आपके पास स्टूडेंट एंजाइम है जो यीस्ट के अंदर, दैट इज इनवर्टेज। इनवर्टेज ये याद रखना होता है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन यीस्ट, ये यीस्ट के अंदर मौजूद है। अब क्या करेगा, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपके पास C6H12O6 और दूसरा भी यही C6H12O6। अब आप कहेंगे ये तो एक ही चीज है। स्टूडेंट ये एक चीज नहीं, ये 2 मुख्तलिफ चीजें। दिस वन इज ग्लूकोज एंड दिस वन इज फ्रुक्टोज। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज they have same molecular formula C6H12, both are isomers but they have different structure. Glucose have the aldehyde group while fructose have the ketonic group. तो इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर करता है, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, यानी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। अब हम फर्दर क्या करेंगे, हम मजीद ग्लूकोज लेंगे। दिस वन इज द ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसके आगे मजीद जो है कन्वर्जन होगी। यहां पे हम एक एंजाइम लेंगे दैट इज जाइमेज। जाइमेज, अब याद रखें कि जब भी किसी के एंड पे एज आ रहा है ना, एज, तो एज एंजाइम की तरफ इशारा है। तो जाइमेज, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट। इसका तो नाम ही ना जाइम, जाइम का मतलब ही यीस्ट होता है, तो जाइमेज। अब ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू C2H5OH प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो ये दिस वन इज द एथेनॉल। माय डियर स्टूडेंट, आपका ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो एथेनॉल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, दिस वन इज द बाई प्रोडक्ट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ना, अगर आप देखेंगे ना, तो इस प्रोसेस के दौरान, फर्मेंटेशन के दौरान, आपके पास ये एक ना फ्रोथ बन जाता है, शोरबा सा बन जाता है ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सॉल्यूशन जो है ये बॉयल कर रहा है। बॉयल, ये जो बॉयल है इट इज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस बॉयलिंग की वजह से हमने इसे फर्वर, आई मीन फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये था मोलेसिस क्या है, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और हम मोलेसिस से किस तरह एथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। 2 स्टेप्स हैं, पहले में इन्वर्टेज ये कैटालाइज कर रहा है और दूसरे स्टेप में ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेज। इन्वर्टेज एंड जाइमेज, दीज आर एंजाइम एंड दे आर प्रेजेंट इन यीस्ट। तो दिस वन इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, दिस वन इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये हमने किससे की है, ये हमने मोलेसिस से की थी। हमारे सिलेबस में स्टार्च से फर्मेंटेशन कैसे, उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्च से अल्कोहल कैसे दी। स्टार्च, पहले स्टार्च की बात करें। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो पोटैटोस हैं, बार्ले है, मेज है, दे आर रिच एंड चीप स्टार्ची सोर्स, स्टार्ची मटेरियल। तो आप इनसे स्टार्च बहुत ज्यादा मिकदार है। अब हमने काम क्या करना है, हमने स्टार्च से एथेनॉल को हासिल करना है। करना क्या है, मैं आपको दो स्टेप्स बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहले आपने क्या करना है, आपने स्टार्ची मटेरियल लेकर इसकी हाइड्रोलिसिस से शुगर बनाती है और फिर शुगर की फर्मेंटेशन से आप अल्कोहल बनाएंगे। ये 2 काम आपने करना। पहली बात, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू माल्टोज। दिस वन इज द स्टार्च। ये आपके पास स्टूडेंट स्टार्च है, स्टार्च। C6H10O5 टेकन N, स्टार्च। आप इसमें भी वाटर ऐड करके इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे और इस दौरान आप एक एंजाइम यूज करेंगे
दैट इज डायास्टेज। अब मैं इंतहाई मादरत के साथ लिख रहा हूं, यहां पे मैं यीस्ट लिख रहा हूं, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ भी करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, डायास्टेज के बारे में कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए। ये जो डायास्टेज है ना, दिस वन इज द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो ये डायास्टेज है। इट इज प्रेजेंट इन बार्ले। डायास्टेज जौ में मौजूद है, बार्ले में मौजूद है, एंड कैन बी डिवेल्प सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जर्मिनेशन। कैसे? आप काम ये करें, आप बार्ले लेकर आप उसको पानी में भिगोएं, टेम्परेचर 10 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। अब फ्यू डेज, चंद दिन आप उसको पानी में 10 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें बार्ले को। अब आप इसको पानी से निकालकर आप इसको अंधेरे में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें, और फिर आप क्या करेंगे, अब आप इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे ताकि इसकी जर्मिनेशन को रोका जा सके। इसके बाद आप इसको ड्राई करें। ये जो जर्मिनेटेड बार्ले मिला ना, दिस वन इज कॉल्ड माल्ट। अब ये याद रखना है, दिस माल्ट कंटेन अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ डायास्टेज। ये जो माल्ट है, दिस वन इज द जर्मिनेटेड बार्ले, और इस जर्मिनेटेड बार्ले जिसको हमने माल्ट कहा, इट कंटेन्स द कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ डायास्टेज। अब यही जो बार्ले है, आप इसको स्टार्च सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, और इस बार्ले में मौजूद ये जो डायास्टेज है, ये स्टार्च जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये बात आपने ज़हन में बैठानी। बहरहाल स्टार्च लिया, मैंने डायास्टेज लिखा, बुक के मुताबिक यीस्ट मैंने लिख दिया, मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया। अब क्या हुआ, इसमें भी आपने पानी डाला ताकि इसको डाइल्यूट बनाया जाए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही एंजाइम एक्टिव होता है। अब आपके पास क्या बनेगा, अब आपके पास बनेगा स्टूडेंट ये C12H22O11, C12H22O11, ये N बनेगा। N इज व्हाट इज दिस? दिस वन इज माल्टोज। माल्ट, अच्छा, सुक्रोज का भी यही फार्मूला है, माल्टोज का भी यही फार्मूला। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज टू अल्कोहल। फर्मेंटेशन यहां से शुरू हुई है। ये तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हुई ना, स्टार्च को आपने माल्टोज में कन्वर्ट किया, हाइड्रोलिसिस हुई। अब फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज टू अल्कोहल, दिस वन इज द माल्टोज। ये आपके पास माल्टोज है। माल्टोज पहले आपने क्या लिया था, इधर आपने मोलेसिस लिया था, इधर क्या आ गया, माल्टोज। आपने मोलेसिस को डाइल्यूट किया था, माल्टोज को डाइल्यूट करेंगे। अब यहां पे जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है, दैट इज माल्टेज। माल्टेज आसान हुआ याद करना, इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट। अब ये क्या करेगा, ये इसको फ्रुक्टो ग्लूकोज में C6H12O6, ये आपके पास दो ग्लूकोज बने, ग्लूकोज। अब याद रखना स्टूडेंट कुछ बातें, ये आपके पास क्या था, मोलेसिस, ये क्या आ गया, माल्टोज। आपने डाइल्यूशन ऑफ मोलेसिस की, डाइल्यूशन ऑफ माल्टोज की। यहां पे आपके पास इन्वर्टेज, यहां माल्टेज। यू विल गेट two molecules, one of glucose, one of fructose. Here you get the two molecules of glucose. अब ये आपके पास क्या आ गया, this one is glucose, बिल्कुल अब सेम वही जो आपने इधर लिखा है। हम क्या करेंगे, ग्लूकोज जाइमेज इसको कैटालाइज करेगा और आपके पास एथेनॉल, बिल्कुल सेम। यहां पे आप क्या लिखेंगे, जाइमेज, एंड दिस जाइमेज प्रेजेंट इन यीस्ट, कैटालाइज करेगा, एंड यू विल गेट C2H5OH। ये एथेनॉल बना, जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, एथेनॉल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिलहाल यहां तक ना जो मैंने लिखा इसको जरा समझे। मैं आपको ना एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में मैं 10 मिलीलीटर वाटर लेता हूं। दिस वाटर शुड बी डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर नहीं लेना, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। अब आप क्या करें, आप इस वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में 3 ग्राम शुगर ऐड करें। अब इसको आप अच्छी तरह हिला लें। ये आपके पास ये शुगर सोल्यूशन बन गया। अब आप इसके ना नेक पे, आप इसके ऊपर बैलून जो है ना, उसको आप इसके लगा दें। अब आप एक और काम करें, आप एक और कोनिकल फ्लास्क लें, इसमें भी 100 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर लें।
अब आप क्या करें, आप इसमें 1 ग्राम वेट यीस्ट लें, यीस्ट इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह आप यीस्ट को इसमें डिसॉल्व कर लें। अब आपके पास ये यीस्ट सॉल्यूशन बना। अब इसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह बैलून जो है उसको फिट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब आप एक और कोनिकल फ्लास्क लें। अब इस फ्लास्क के अंदर आप 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लें, उसमें आप उसमें 3 ग्राम शुगर ऐड करें। शुगर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह हिला लें ताकि आपके पास ये शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाए। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें 1 ग्राम वेड यीस्ट उसमें डालेंगे। अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन बना, दिस वन इज द टर्नरी सॉल्यूशन। इसमें डिस्टिल्ड वाटर भी है, इसमें शुगर भी है, इसमें यीस्ट भी है। इसको अच्छी तरह हिला के अब आप क्या करें, आप इसके ऊपर बिल्कुल जैसे पहले आप दोनों में किया, आप इसके ऊपर बैलून को फिट कर दें। चौथी फ्लास्क लें। चौथी फ्लास्क में भी इसी तरह आप 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लें, उसमें 3 ग्राम वेड शुगर ऐड करके उसको अच्छी तरह डिसॉल्व कर लें। फिर आप उसमें 1 ग्राम वेड यानी पहले जो वजन किया हो यीस्ट वो ऐड करके इस पूरे सॉल्यूशन को होमोजेनाइज कर लें। अब आपने काम क्या करना है, ये अब आपने पहले वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करना है। अब आप इस सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे। अब तब तक हीट करेंगे जब तक इसके वेपर्स बनाना शुरू हो जाए। अब आप क्या करें, अब आप इसको ठंडा कर लें। कुछ देर के बाद आप इसको पड़ा रहने दें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आप इसके ऊपर भी बैलून फिट कर दें। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 4 डिफरेंट कोनिकल फ्लास्क इसमें सॉल्यूशन बन गया। पहली में क्या था, वाटर शुगर। दूसरे में क्या था, वाटर यीस्ट। तीसरे में क्या है, वाटर शुगर यीस्ट। चौथे में क्या है, वाटर शुगर यीस्ट, लेकिन हमने इसको क्या किया हुआ है, बॉयल किया। दिस वन इज बॉइल्ड। अब ये 4 आपके, आप इसको 24 आवर्स के लिए रख छोड़े। अगले दिन आके आप देखेंगे ना, आप देखेंगे कि पहली, दूसरी और चौथी जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें बैलून को अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है कि उसमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये जो तीसरी है जिसमें आपने वाटर लिया था, आपने शुगर लिया था और यीस्ट लिया था, लेकिन बॉयल नहीं किया था, इसमें आप देखेंगे तो बैलून जो है वो यहां पे इन्फ्लेट भर चुका है। इसका मतलब है कि इसके अंदर रिएक्शन हुआ। अगर आप करीब जाके देखेंगे ना तो इसके ऊपर ना, इसकी सरफेस के ऊपर ये बबल्स बन रहे हैं। एक्चुअली दिस वन इज द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ना 4th वन इस फ्लास्क में भी बार्ले डाला था, ये यीस्ट ऐड किया था, लेकिन यहां मसला क्या हुआ, हमने इसको बॉयल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं। इसका मतलब इन तीनों केसेस में नंबर 3 में फर्मेंटेशन हुई और उसका सबूत आपको इन्फ्लेटेड बैलून की शक्ल में मिला। दिस वन इज द फर्मेंटेशन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने फर्मेंटेशन फ्रॉम मोलासिस, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च पढ़ा, इसके लास्ट पे एक बात देखें, अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, यानी आपने ये फर्मेंटेशन की, ये अल्कोहल बना। आपने मोलासिस से फर्मेंटेशन की, ये अल्कोहल बना, एथेनॉल बना। ये जो एथेनॉल हासिल हुआ फर्मेंटेशन से, अल्कोहल से मेरी यहां मुराद एथेनॉल है। एथेनॉल या अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन इज ओनली अप टू 12%। ये 12% होता है एंड नेवर एक्सीड 14%। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पास एथेनॉल हासिल होता है ये 12% और 14% से कभी एक्सीड, यानी ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है। फर्मेंटेशन के नतीजे में जो अल्कोहल बना, जो एथेनॉल बना, इसमें 12 से लेकर 14% तक C2H5OH है, एथेनॉल है, और बाकी इसमें तकरीबन इसमें 86% वाटर है। अब इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल आप फर्मेंटेशन से हासिल नहीं कर सकते। यानी अगर आप कहें ना कि 20% एथेनॉल वाला हमारे पास प्रोडक्ट बने तो वो फर्मेंटेशन से नहीं बन सकता। फर्मेंटेशन से ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट, 14% से ज्यादा अगर होगा, बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम बिकम इनएक्टिव। ये मैंने आपसे कहा था। हम ना फर्मेंटेशन के लिए क्या किया, हमने मोलासिस को डाइल्यूट किया, हमने स्टार्च को डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। इससे ज्यादा पर जो आपके पास अल्कोहल हासिल हुआ, जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हासिल हुआ,
वो कंसंट्रेट हो जाता है और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़हन में बिठा लेना कि आप फर्मेंटेशन से आप 14% या मैक्सिमम 12% या मैक्सिमम 14% अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इससे ज्यादा परसेंटेज वाला अल्कोहल हासिल करना चाहें तो दूसरी बात जो स्टूडेंट आपने ज़हन में बिठाने देखें, दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू obtain 95% अल्कोहल विच इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। यानी ये जो आपके पास अल्कोहल हुआ जिसमें मैक्सिमम 14% एथेनॉल था, अब आप इसकी बार बार डिस्टिलेशन करवाएं, हमारे पास 95% अल्कोहल हासिल होगा। दिस 95% अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर आपसे कहा जाए ना कि व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, वेरी सिंपल, 95% एथेनॉल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। दोबारा मैं बात बोल रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, आंसर इज वेरी सिंपल, 95% एथेनॉल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये कैसे हासिल होता है वो हमने बता दिया कि फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल हासिल हुआ वो 12% से लेकर 14% होता है। अब इस फर्मेंटेशन से हासिल होने वाले अल्कोहल इसकी बार बार डिस्टिलेशन करवाएं तो आपके पास ये रेक्टिफाइड स्पिरिट दैट इज 95% एथेनॉल। इस बात को जरा समझना, जरा बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ये मेरे पास है अल्कोहल, ये obtained from fermentation, ये फर्मेंटेशन उससे हासिल हुआ। स्टूडेंट इसमें 14% C2H5OH है और इसमें 86% वाटर है, ये हासिल हुआ। अब क्या किया जाए, इससे ज्यादा परसेंटेज वाला हासिल ही नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाऊंगा। मैं वो आपको समझा देता हूं। मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं इसको हीट करूंगा इसके वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स इसके बन गए। माय डियर स्टूडेंट, ये जो वेपर्स बने इन वेपर्स को मैं कंडेंस करूंगा। वेपर्स बने, वेपर्स को जब मैंने कंडेंस किया तो अब मैंने इसकी कंपोजिशन देखी तो पता चला इट कंटेन्स 50% C2H5OH और इट कंटेन्स 50% वाटर। अब जरा गौर करना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये जो बना, दिस वन इज कॉल्ड डिस्टिलेट। अब ये जो डिस्टिलेट हासिल हुआ इसमें 14% एथेनॉल था, इसमें 50% एथेनॉल है। इसका मतलब है डिस्टिलेट में एथेनॉल की परसेंटेज बढ़ गई, वाटर 86 इधर कम हो गया। एथेनॉल इसका बॉइलिंग पॉइंट जो ये याद रखना 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हुआ और उसकी डिस्टिलेट में कंपोजिशन परसेंटेज बढ़ गई। अब आपके पास ये जो बनाना, अब आप इसको हीट करें, इसके वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स। अब इन वेपर्स को आप कंडेंस करें, आपके पास नया डिस्टिलेट बनेगा। अब इस डिस्टिलेट में अगर आप देखेंगे, दिस डिस्टिलेट कंटेन अबाउट तकरीबन मैं बोल रहा हूं 95% एथेनॉल एंड इट कंटेन्स ओनली 5% वाटर। ये वाला जो आपके पास हासिल हुआ ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती जा रही है। जैसे जैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती जा रही है जो आपके पास डिस्टिलेट बनता जा रहा है उसमें एथेनॉल की परसेंटेज बढ़ती जाती है और जो रेजिड्यू बचेगा उसमें वाटर की परसेंटेज ज्यादा है। अब ये जो आपके पास बना दिस वन इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब याद रखना, एक लफ्ज आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है दिस वन इज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। अब आप इसको हीट करें, गौर से बात को सुनना है। जब आप इसको हीट करेंगे इसके ये वेपर्स बनेंगे, इन वेपर्स को कंडेंस करो, आपके पास ये बना, इसकी कंपोजिशन चेक करो,
स्टूडेंट इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है 95% C2H5OH और 5% वाटर। और भाई इसकी कंपोजिशन अब ये बना डिस्टिलेट और ये बना, ये जो बाकी बचा दिस वन इज द रेजिड्यू। अब डिस्टिलेट की कंपोजिशन चेक करो, वो है 95% एथेनॉल। रेजिड्यू की कंपोजिशन चेक करो, वो है 90%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट बना ना, इसकी मजीद फ्रैक्शन, जब डिस्टिलेट और रेजिड्यू दोनों की कंपोजिशन सेम हो ना, उसका मतलब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो रहे। अब यहां से यहां तक जाएं, यानी वो अल्कोहल जो फर्मेंटेशन से हासिल हुआ वहां से लेकर रेक्टिफाइड स्पिरिट तक जाए, तो आप देखेंगे कंपोजिशन वेरी करती जा रही। लेकिन रेक्टिफाइड स्पिरिट जब आपके पास बना, रेक्टिफाइड स्पिरिट इसकी फर्दर डिस्टिलेशन नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हम कहां तक आ गए? हम रेक्टिफाइड स्पिरिट तक आ गए। मेरा टारगेट क्या है? मैं ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहता हूं जो 100% इथाइल अल्कोहल हो, उसमें वाटर हो ही ना, मॉइस्चर हो ही ना। ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस अल्कोहल। एनहाइड्रस, नो मॉइस्चर, नो वाटर और एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब इसको कैसे हासिल करें? वो कहते हैं जी एनहाइड्रस अल्कोहल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ना, इसके रीडिस्टिलेशन करें। भाई उसकी डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं तो वो रेक्टिफाइड स्पिरिट ही बन रहा है, सेपरेशन तो हो नहीं रही। वो कह रहे आप पहले काम करें। वो क्या? आप रेक्टिफाइड स्पिरिट ले लें, गौर से स्टूडेंट, आप ना दिस वन इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, RS लिख रहा हूं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब इसमें क्या है? इसमें 95% एथेनॉल है, इसमें 5% वाटर है और ये इसमें एथेनॉल है। आपने इसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब कर दो। जब आप इसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब कर देंगे ना, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रहेगा ही नहीं। जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा तो फिर आप इसकी डिस्टिलेशन करोगे तो फिर आपके पास ये कंपोनेंट से बना रहे एथेनॉल और वाटर सेपरेट हो जाए। अब मैं इसकी ना परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्टर्ब कैसे करूं? स्टूडेंट, हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें क्विक लाइम ऐड करते हैं। क्विक लाइम इज CaO। दिस वन इज हाइड्रेटिंग एजेंट। क्या मतलब? इट एब्जॉर्ब्स वाटर। जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके कुछ दिन के लिए आपको ये रख छोड़ना पड़ेगा। जब आप कुछ दिन के लिए आप इसको कैल्शियम क्विक लाइम ऐड करके रेक्टिफाइड स्पिरिट में मिक्स करके कुछ देर के लिए रख छोड़े, क्या करेगा? दिस क्विक लाइम विल अब्सॉर्ब द वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा। और जब वाटर ये अब्सॉर्ब कर लेगा, इट विल सेटल डाउन, ये नीचे बैठ जाएगा और वाटर अब्सॉर्ब करने के बाद इसमें वाटर की परसेंटेज कम हो जाएगी, यूं कंपोजिशन फेरी कर जाएगी। फिर आप क्या करें? आप इसमें से वो जो क्विक लाइम दैट हैज अब्सॉर्ब्ड द वाटर उसको सेपरेट कर लें। जो वो मिक्सचर बचेगा वो अब रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं होगा, वो अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। अब आप क्या करें? आप उसकी डिस्टिलेशन करवाएं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल, एनहाइड्रस अल्कोहल, जिसमें वाटर ना होने के बराबर 99.9% तक, 99.5% तक इथाइल अल्कोहल होता है। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? एथेनॉल। याद रखना, ये जो एथेनॉल है, ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसकी जो प्रेपरेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। हैवी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है फॉर द सेल ऑफ इथाइल अल्कोहल। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल स्केल पे इथाइल अल्कोहल की मूवमेंट हो रही होती है, ये तकरीबन ये चीप होता है, सस्ता होता है। अब खतरा क्या होता है कि ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिंकिंग पर्पस रोकने के लिए हम इथाइल अल्कोहल की क्या करते हैं? डीनेचरिंग। वो कैसे? समटाइम्स एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल
इज डीनेचर्ड बाय एडिशन ऑफ 10% मैथनॉल। आप इसमें 10% मैथनॉल ऐड कर दें टू अवॉइड इट्स यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इस तरह जो आपके पास मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। जरा गौर से देखें, ये मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने एथेनॉल लिया। अब आप इसमें ना 10% मैथनॉल ऐड करते, 10% मैथनॉल इसमें ऐड करते। आप इसमें ना अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पिरिडीन ऐड करते और आप इसमें कोई कलरिंग मैटर ऐड करते। अब ये जो आपके पास मिक्सचर बना, दिस वन इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। एक्चुअली दिस वन इज द कमर्शियल इथाइल अल्कोहल। दिस वन इज द कमर्शियल इथाइल अल्कोहल। आप पिरिडीन भी ऐड कर सकते हैं, बाद दफा हम एसीटोन को भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट बना, ये जो डीनेचर्ड अल्कोहल, आप इसे मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द डीनेचर्ड। दिस वन इज द कमर्शियल इथाइल अल्कोहल। इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वार्निशेस एंड फॉर टिंक्चर, उसके लिए इसका। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एथेनॉल और फिर मैंने आपको फर्मेंटेशन और फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, डीनेचर या मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, ये बातें आपको समझे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।